Hello everyone. I am going to start History second chapter Nationalism in India. In this session, I will revise this chapter with the help of MCQs. So here are some questions with the help of which we are going to summarize the chapter. Okay? So question number 1, when did Mahatma Gandhi initiated a movement in चंपारण बिहार अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम? तो देखो भाई, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने चंपारण जो बिहार में है ये मूवमेंट कब स्टार्ट किया था. ठीक है, चंपारण मूवमेंट उन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो 1917 में स्टार्ट किया था. आपको पता है गांधी जी ने सबसे पहला जो मूवमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में वो है 1917 में. ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दो टाइप से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा रहा है यहाँ पे कि अगर चंपारण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इट इज़ द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया. ओके, एंड इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम. ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है तो आप ये पॉइंट लिख लोगे. ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रॉलेट एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि रॉलेट एक्ट था क्या एक्चुअली. तो रॉलेट एक्ट आपको पता ही है ये कब आया था, 1919 में आया था. ठीक है भाई, रॉलेट एक्ट. और इट टॉक्स अबाउट द पावर. दिस एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि रॉलेट एक्ट एक्चुअली था क्या. तो ये एक्ट ऐसा था जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता था. इट गेव इनॉर्मस पावर, ह्यूज पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ओके, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बाद ही बहुत सारे सीरीज़ में मूवमेंट होने स्टार्ट हो गए थे. ओके, तो रॉलेट एक्ट आपको पता ही है कि रॉलेट एक्ट को हम लोग नो वकील, नो दलील, नो अपील ऐसा बोला जाता है इस एक्ट को. मतलब कि इसके और क्या क्या प्रोविजंस हैं आइए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको समझ जाएंगे. तो एक्चुअल में इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था. इसका पर्पस था, आइए देखते हैं कि व्हाट वाज द मेन पर्पस इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट. तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या आपको शॉर्ट आंसर में आता है, वेरी शॉर्ट टाइप में भी आता है, तो आप इसको आंसर कर ले जाओगे कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग रॉलेट एक्ट. तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था, डी वाला ऑप्शन आप देखो कि रॉलेट एक्ट अथोराइज द गवर्नमेंट, इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट. ये कैसा गवर्नमेंट को पावर देता है, टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. बिना किसी ट्रायल का, विदाउट ट्रायल आप किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो. ये पावर दे दिया गया किसको. वैसे आपको पता होना चाहिए कि जेल में जाने का जो प्रोसेस क्या होता है कि आप कन्विक्टेड हो, आपको कोर्ट आपको दोषी माने, आप प्रूव्ड दोषी होना चाहिए आपको. ठीक है, आप कोई क्राइम किए हो उसका पहले ट्रायल चलता है कोर्ट में, और कोर्ट में ट्रायल होने के बाद जब कोर्ट आपको कन्विक्ट करती है देन आपको इम्प्रिजनमेंट किया जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. आपको सिर्फ किसी भी सस्पिशन के बेस पे भी आपको 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था. ये था एक्ट. तो ऑब्वियसली ये एक्ट बहुत ही अनजस्टिसफुल है, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है. और ये क्यों लाया गया था रॉलेट एक्ट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए, उसको रिप्रेस करने के लिए. समझ में आ गया. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना आप. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द सर्टेन इवेंट्स गिवन बिलो. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन आया. ठीक है भाई, ओके. तो सर आप एक बार ईयर वाइज देख लो. चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था. ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 दे ही रखा है. पूर्ण स्वराज की डिमांड लाहौर सेशन में हुआ था. उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ये
पूर्ण स्वराज की बात किया था, कब इन्होंने डिमांड किया था, तो 1929 में करा था इन्होंने। साइमन कमीशन कब आया था भाई, तो कमिंग ऑफ साइमन कमीशन 1928 में था। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो आई होप आप कर ले जाओगे। फोर्थ जो सबसे पहले होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ चंपारण इन बिहार। आपको पता है 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था भाई, इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स ऑफ फार्मर, इंडिगो फार्मर्स के लिए इन्होंने, इंडिगो पीजेंट्स के लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये बिहार में स्टार्ट किया था। इम्पॉर्टेंट है चंपारण, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये मैपिंग बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट आपको पता ही है क्या था, तो आइए देखते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, ये क्यों स्टार्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट, आपको पता है। तो इसको स्टार्ट करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था भाई, वो ये था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन टर्की, ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसे ही एंड होता है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो डिफीटिंग ग्रुप था जिसमें टर्की भी एक पार्ट था, ठीक है भाई, जर्मनी का, वो जर्मनी का एक सपोर्ट, ये दोनों मिलके पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसमें इन्होंने डिफीट कर दिया जो ब्रिटिश की ग्रुप थी, ब्रिटिश ने अपने अलाइज़ के साथ मिलके इसको हरा दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इन पे एक हार्श ट्रीटी इम्पोज करती है, और इसमें मेन जो प्रॉब्लम ये था कि इस्लामिक वर्ल्ड का जो सबसे हेड होता है वो टर्की का कैलिफ होता है, जिसको खलीफा भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, खलीफा मतलब वही जो आप समझ रहे हो वो नहीं, कैलिफेट बोलते हैं या कैलिफ बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी खलीफा होगा, दैट इज़ द, जो भी कैलिफेट होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा प्लस पॉलिटिकल हेड भी होगा इस्लामिक वर्ल्ड का, ठीक है। तो उसको डिसमेंबर करने वाले थे, जो अटमन एम्पायर था, जो टर्की था, इसको डिसइंटीग्रेट करने वाले थे, पार्टीशन करने वाले थे। तो इसके अगेंस्ट में एक ह्यूमिलिएशन ट्रीटी साइन होने से बचाने के लिए इंडिया के जो मुस्लिम यंगस्टर थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसी को बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। समझ में आ गया। तो सिंपल सा मतलब है, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन टर्की। तो देखो ये एक्चुअल में टर्की का इशू था, लेकिन इंडियन मुस्लिम भी उससे अपना ह्यूमिलिएशन समझते थे कि अगर मेरे हेड को, जो कैलिफेट हैं, कैलिफ हैं, अगर उनको आप ह्यूमिलिएट करोगे तो वो हमारे पूरे इस्लाम के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी क्या है, ह्यूमिलिएशन है, ठीक है भाई। ओके, वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर एट जलियांवाला बाग, क्यों कर दिया था भाई जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसने क्यों बोल दिया था, फायर, ओपन फायर क्यों कर दिया था। तो आपको पता ही है कि ही वांटेड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। वो सत्याग्रही जितने भी थे उनके माइंड में एक टेरर की फीलिंग डालना चाहता था कि लोग डर जाएं, ये जो सत्याग्रही उनको डर दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ये उसने खुद कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था ये बातें कि ऐसा उसने क्यों किया था, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई गांधी जी। आपको पता ही है ये वाला पॉइंट कि गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ कर दिया था, क्यों उसको विड्रॉ कर लिया था। तो इसका मेन रीज़न था भाई चौरी चौरा इंसिडेंट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, गोरखपुर में है ये चौरी चौरा। ओके, यहाँ पे हुआ क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट में, तो आपको पता है कि वहाँ पे पीसफुल प्रोसेशन, जो सत्याग्रही थे वो पीसफुल एक प्रोसेशन निकाल रखे थे, वो मार्च पास कर रहे थे ऐसे, और वहीं पे पुलिस स्टेशन था। तो पुलिस इन पीसफुली सत्याग्रही पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। लोग इससे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए और पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। एंड दिस इंसिडेंट वाज कॉल्ड एज अ चौरी चौरा इंसिडेंट। और गांधी जी को जैसे रियलाइज़ होता है कि ये तो जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये अब वायलेंट हो रहा है,
एंड दैट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी। उनका प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। बट ये तो वायलेंट होने लग गया, तो उन्होंने एट द सेम टाइम कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। असम में आपको पता ही है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो स्पेशली टी गार्डन में, जो चाय के बागान वगैरह में काम वाम करते थे वर्कर्स, उनके ऊपर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट था, ठीक है भाई। तो दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन्होंने क्या किया भाई, सिंपल सा मतलब था कि वो प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए थे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनके लिए सत्याग्रह का अपना खुद ही मतलब था। यहाँ पे एक अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ था जिसको बोलते हैं एमिग्रेशन, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो यहाँ से इस एक्ट के थ्रू कोई भी वर्कर अगर वहाँ पे जा रहा है तो उसको वो फील्ड, वो लैंड, वो प्लॉट, उसको छोड़ के जा नहीं सकते वहाँ से। आप वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। अगर आपको निकलना होगा तो वहाँ के ब्रिटिश पावर से, गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि उनका मूवमेंट टोटली, उनका मूवमेंट बंद हो गया था, बाहर वो निकल ही नहीं सकते। उनको कन्फाइन कर दिया गया था एक पर्टिकुलर एरिया में। गॉट द पॉइंट। तो इससे इनके जो वर्कर थे उनको घर भी नहीं जाने देते, उनको जो उनका पेरेंटल, जो उनका हाउस होम होता था वहाँ भी नहीं जाने देते, उनको परमिशन लेना पड़ता था। तो एक तरह से वो कैदी फील करते थे, वो लोग अपने आप को कैद फील करते थे। बस जैसे ही गांधी जी ने ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया, वो सब छोड़ छाड़ के भाग गए और उन्होंने सोचा कि अब हमको फ्रीडम मिल जाएगा मूवमेंट करने का, इंटरनली हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। प्लस जब गांधी जी का राज आएगा, ठीक है, उनका जब गवर्नमेंट आएगा, तो फिर हमें थोड़े से हमारे घर पे, होम टाउन पे, होम विलेज में हमको क्या मिल जाएगा भाई, इनको थोड़ी सी ज़मीन मिल जाएगी और वो लोग खुद अपने ज़मीन पे खेती करेंगे, ऐसा ये सोचते थे। गॉट द पॉइंट। ओके नेक्स्ट पॉइंट, हु सेटअप अवध किसान सभा। आपको पता है अवध में, अवध जो यूपी का एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे अवधी लैंग्वेज बोला जाता है। तो इस अवध वाले रीजन में एक किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट होता है और विद द हेल्प ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र कौन थे भाई, तो ये एक इंडेंचर्ड वर्कर थे, लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे फॉरेन देशों में, फॉरेन कंट्री में, जैसे ये फिजी कंट्री में प्लांटेशन वर्कर थे, वहाँ पे काम करने के लिए गए थे फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर वापस आने के बाद इन्होंने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था और इन्होंने नेहरू जी के साथ मिलके एक अवध किसान सभा भी बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। ओके नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर जी। आपको पता है कि गांधी जी और अम्बेडकर जी में आइडियोलॉजी को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, उनके आइडियोलॉजी कंट्रास्ट क्यों थे, क्लैश क्यों करते थे। तो सीधा सा मतलब था ये वाला कि सेपरेट इलेक्टोरेट वुड क्रिएट डिवीज़न इन द सोसाइटी। अंबेडकर जी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि अ मुस्लिम कैंडिडेट would be elected by only Muslim people. If there is a Dalit depressed class, he would be elected by only Dalit people. ठीक है भाई, अगर कोई सिख है तो सिख विल बी या वुड बी इलेक्टेड ओनली बाय द सिख पीपल। तो ये था कैटेगरी इलेक्टोरेट सेपरेट का। तो गांधी जी को ये मानना था कि अगर ये आ गया तो इससे होगा क्या कि हमारे सोसाइटी में डिवीज़न हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा, और अंग्रेज यही चाहते थे। तो इस आइडिया को लेके ये दोनों में कन्फ्लिक्ट होता था। कीप इन माइंड। ओके नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड
डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, आपको पता है ये अंबेडकर जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, ठीक है। और ये क्यों ऐसा स्टार्ट किया था उन्होंने, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो, किसका भाई, डिप्रेस क्लास का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो भी इवेंट आपके हैपन हुए हैं उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है, आपको अरेंज करना है। तो देखो भाई, चौरी चौरा कब हुआ था, 1922, फेब 1922 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था भाई, 1920 में स्टार्ट हुआ था। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कब स्टार्ट हुआ था, 1931 में स्टार्ट हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो आई होप आप समझ गए होंगे सबसे पहले कौन हो रहा है यहाँ पे, खिलाफत मूवमेंट। तो सेकंड ऑप्शन जिसमें पहले होगा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ बिजनेस क्लासेस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। आपको पता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जो बिजनेस क्लासेस थे वो पार्टिसिपेट किए थे। तो इनके पार्टिसिपेट होने का मेन रीज़न क्या था, कुछ बिजनेस क्लास भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई कि हु वर द पार्टिसिपेंट, कौन पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। तो आपको पता है कि इसमें जो भी बिजनेस क्लास था वो पार्टिसिपेट करने का एक ही मतलब था कि उनको फ़ायदा होता था। जब भी ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते थे तो जो फॉरेन गुड्स होता था इंडिया में, जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हो रहा होता था वो उस पर बैन लग जाता। और जब भी फॉरेन गुड्स इंडिया में आना बंद हो जाएगा तो जो लोकल बिजनेस होंगे, जो इंडियन बिजनेस क्लास होगा उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिंपल सा यही मतलब था, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। साइमन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट फॉर इन द रिवीजन। साइमन कमीशन क्या था भाई, वॉज द बायकॉटेड, इसको क्यों बायकॉट किया गया था, तो देयर वॉज नो ब्रिटिश मेंबर इन कमीशन। सीधी सी बात है, ये एक अंग्रेज़ों ने 1927 में एक कमीशन बनाया था जिस दैट कमीशन वॉज हेडेड बाय साइमन। और इसमें जो भी 7 मेंबर्स थे, आई थिंक 5 to 7 मेंबर्स थे, एंड एवरी मेंबर बिलोंग टू द ब्रिटिश। नो मेंबर ऑफ दैट कमीशन बिलोंग्स टू इंडियन पीपल। तो ये कमीशन का मेन पर्पज़ ये था कि इंडिया में और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने चाहिए और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम देने चाहिए इंडियन पीपल को। यानी इंडियन पीपल का जो डेस्टिनी है, उसका जो फ्यूचर है, वो डिसाइड होगा नॉन इंडियन पीपल के द्वारा। तो ये इससे वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए, इंडियन पीपल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, साइमन गो बैक, ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो व्हेन साइमन कमीशन इंडिया बॉम्बे में पहुंचता, जैसे उसने लैंड किया तो लोगों ने, द पीपल ट्रीटेड साइमन गो बैक स्लोगन विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक, ठीक है। तो मेन पर्पज़ समझ में आ गया आपको। इसका मेन पर्पज़ यही था कि इंडियन पीपल, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक कमीशन बनाया गया था डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पीपल को कितना ज़्यादा, इंडियन पीपल को कितना ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए अभी, क्या ये राइट टाइम है इंडियन पीपल को फ्रीडम देने का या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु फॉर्म द स्वराज विद इन द कांग्रेस। आपको पता है कांग्रेस के अंदर एक और पार्टी बन गई थी, स्वराज पार्टी, और इसके पीछे का मेन पर्पस कौन था, या हु फॉर्म्ड। पहले तो ये समझो कि ये स्वराज पार्टी बनाया किसने था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्वराज पार्टी को बनाने में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था वो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। CR दास का ये इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे और ये इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी बना क्यों, कांग्रेस के अंदर एक और पार्टी बन गई, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता है कि जैसे ही चौरी चौरा इवेंट होता है, आफ्टर दैट इवेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ,
एंड इससे हुआ क्या कि एक ग्रुप था उसने बोला कि हमें इलेक्शन जो होने जा रहा है अभी, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा था, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए 1923 वाले में। और उसके फेवर में थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग कहते थे कि हम लोग उस काउंसिल का मेंबर बन के हमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों को उनके जो भी ड्रॉबैक्स है उसको हाईलाइट करना चाहिए। और एक ग्रुप ऐसा था, राजेंद्र प्रसाद और भी लोग थे, इन्होंने बोला कि नहीं, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क में इंडल्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक हम कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ सोशल वर्क करेंगे और भी लोगों को एजुकेट, सत्याग्रही का एजुकेशन हम बढ़ाएंगे, इसको सबको बताएंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आए? तो सिंपल सा 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो स्वराज पार्टी वाले चाहते थे पार्टिसिपेट करना। कहाँ पे पार्टिसिपेट करना? इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और बस हुआ क्या, दोनों में बात बनी नहीं और 2 पार्ट में ये लोग डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। आपको बताया था 1930 में इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन सा आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो एक्चुअली डॉक्टर भीमराव डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन क्लैश विद द लॉर्ड एरविन एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्लैश विद द, तो आपको पता है कि जो भी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का डिमांड था वो क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। और बस गांधी जी इसी बात से नाखुश थे, वो नहीं चाहते कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। क्यों ऐसा चाहते थे भाई? क्योंकि इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्लैश किसके बीच में था? तो क्लैश विद द महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इनके बीच में क्लैश हो गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ ये सेकेंड राउंड टेबल जब हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल का मतलब कि एक राउंड सा टेबल होता है इंग्लैंड में, और जो साइमन कमीशन आया हुआ था उसने कुछ रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट पे डिस्कस करना था, बातें करना था। ठीक है, तो एक लंदन में एक राउंड टेबल होता है जहाँ पे सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, और इट वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन, और वहाँ के जो प्रिंस वगैरह थे। तो इस सेकेंड राउंड टेबल में हुआ क्या था एक्चुअली कि अंग्रेज़ों ने क्या बोलते इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दे दिया था। किसको किसको दे दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट? मुस्लिम पीपल को भी, जितने भी माइनॉरिटीज़ थे। तो माइनॉरिटी में मुस्लिम थे, सिख थे, इवन दलित भी थे। ठीक है, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम्स, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो बस इससे गांधी जी नाराज़ हो गए। ठीक है भाई, लेकिन जिन्ना एक बात अगर ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड, वो इस डिमांड को छोड़ने को रेडी थे। और वो डिमांड क्या था भाई इनका? कि इफ़ द मुस्लिम वर एस्योर्ड रिजर्व सीट, कि अगर रिजर्व सीटें बढ़ा दी जाएं सेंट्रल असेंबली में, और प्लस इनका जो रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे भाई? मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस में, उसको पॉपुलेशन वाइज एज पर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस में। फॉर एग्जांपल आपको पता है जैसे बंगाल प्रोविंस था, ऐसे पंजाब प्रोविंस था, प्लस वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था। तो ये कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और बस वहाँ पे ये चाहते थे जिन्ना साहब कि भाई हमको अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन देते हो तो हम ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट,
1928 में आपको पता है कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फाउंड किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था और किसके द्वारा हुआ था भाई? तो ये दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला, वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, आपको पता भी होगा, फिरोज शाह कोटला। इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम अरुण जेटली हो गया है, ठीक है भाई। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया जाता है और उसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। और कौन थे भाई इसके फाउंडिंग मेंबर्स? तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग इसके मेन फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। आपको पता है कि स्वराज पार्टी को फॉर्म करने का सबसे जो मेन, अच्छा यहाँ पे आते हैं, ओके, understand this question. Identify the appropriate reason for formation of स्वराज पार्टी from the option given below. कि क्या मेन रीज़न है स्वराज पार्टी के फॉर्म होने का? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई कि स्वराजिस्ट जो स्वराज के फेवर में थे वो लोग क्या चाहते थे? दे वांटेड टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आफ्टर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है भाई। ओके, और कौन थे इनके फाउंडिंग मेंबर? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन 1921। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, लाहौर सेशन 1921। देखो भाई यहाँ पे हुआ क्या था, आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू 1929 का जो कांग्रेस सेशन था उसके ये चेयरपर्सन थे, हेड थे, उसके प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने एक डिमांड रखी थी, और वो डिमांड क्या था भाई? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो था इंडियन पीपल जो थे, इंडियन जो लीडर्स थे, वो स्वराज की मांग करते थे। लेकिन स्वराज का मतलब होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स इंडियन पीपल देखेंगे और जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी दैट विल बी गवर्न बाय ब्रिटिश पावर, ठीक है। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। आप अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के जाओ 100%, दिस वॉज ऑल अबाउट, ठीक है। और यहीं पे डिसाइड करने के बाद इन्होंने 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या करा था? नेशनल फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है भाई, एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन इज अनस्पेसिफाइड अनस्पेसिफिक फ्यूचर सजेशन ऑफ राउंड टेबल वॉज गिवन बाय वॉइसराय। देखो भाई ये पूछ रहा है कि जो डोमिनियन स्टेट का स्टेटस का ऑफर होता है, इससे पहले जिसको मैंने बोला था स्वराज, स्वराज का मतलब कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है हाफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो एक यहाँ का जो लॉर्ड था इरविन, ठीक है भाई, लॉर्ड इरविन ने क्या बोला था? एक अनक्लियर ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का। और ये किसने ऑफर किया था? लॉर्ड इरविन ने। उसने बोला था कि हम आपको राउंड टेबल में क्या कर देंगे भाई, आपको डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं करा था इसने। ओके, तो लॉर्ड इरविन था। विच पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन ईयर 1921। देखो भाई आपको पता है 1921 में एक और इलेक्शन हुआ था, और इस इलेक्शन में जितने भी पार्टीज़ थे, इवन CR दास, मोतीलाल नेहरू, हर कोई एग्री हो गया था कि हम बायकॉट कर देंगे, इवन काउंसिल इलेक्शन को भी बायकॉट कर देंगे जो 1921 में होने वाला था। सबने इसको बायकॉट किया था, बट एक जस्टिस पार्टी थी, इसने इसको बायकॉट नहीं किया था, क्योंकि ये जो पार्टी थी ये लैंडलॉर्ड वगैरह की पार्टी थी, जो जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नॉवेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। कौन सा मेथड यूज़ करते थे गांधी जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए? तो आपको पता ही है कि ही प्रैक्टिस
ओपन डिफाइंस लॉ, पूरी तरह से कंप्लीटली डिफाई कर देना, डिफाई का मतलब उसको अस्वीकार कर देना, डिसोबे कर देना। पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक। सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी सत्य के लिए आप कुछ भी कर जाओ। इफ़ कॉजेज आर ट्रू यू नीड नॉट टू यूज़ द फिजिकल फोर्स, ठीक है। एंड नॉन वायलेंस, ये इनका मेन मेथड था, ठीक है भाई। एंड हु अमंग द फॉलोइंग रोड द वंदे मातरम, आपको पता ही है वंदे मातरम किसने लिखा था भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता इन 20th सेंचुरी, आपको पता है 1905 में एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट किसने भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एक भारत माता का इमेज बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भारत माता का इमेज वो कैसा था, तो एस्थेटिक था। और भारत माता को कैसे पोर्ट्रेट किया गया था भाई, तो शी वॉज डिवाइन थी। और भी इसका क्वेश्चंस आता है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका 26 क्वेश्चंस, 25-26 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम लोग लोकेट कर देंगे, ठीक है भाई। तो एक बार मैं आपको फटाफट बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डिस्क्राइब अबाउट द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, या हाउ भारत माता वॉज पोर्ट्रेड, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने को आता है शॉर्ट आंसर में, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई, तो आप इसको डिस्क्राइब करोगे कि भारत माता इज़ पोर्ट्रेड एज अ एस्थेटिक फिगर एंड शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। गॉट द पॉइंट। तो ये है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका। तो आई होप आपने ये रिवाइज कर लिया होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया उसको रिवाइज कर लेना।